नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट नीमका थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं एमके सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मूलभूत व महत्वपूर्ण पार्ट होता है और एग्ज़ाम ऑफ यू की दृष्टि से इस पार्ट का वेटेज सर्वाधिक रहता है एवं प्रत्येक एग्ज़ाम में इस पार्ट से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा से छोटा अति सूक्ष्म कण परमाणु होता है और ये बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे अणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। अपना जो ये परमाणु होता है ये तीन मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है। ये तीन मूलभूत कण हैं जिनमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों के मिलने से अपने परमाणु का निर्माण होता है। इस परमाणु के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लोग इसकी संरचना को देखते हैं। तो देखिएगा, अपना जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, ये इस परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग, इस केंद्रीय भाग को हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं। तो परमाणु का केंद्रीय भाग जिसको नाभिक कहा जाता है, और ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर दो कण मौजूद होते हैं। अब दो कण कौन कौन से मौजूद होते हैं? तो देखिए, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये दोनों कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब एक तीसरा कण बच गया अपना इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद रहते हैं? परमाणु में। परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं जिनका आकार कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार आकार होता है। तो परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। तो देखिए, अब अपन लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये किस प्रकार से आवेशित रहते हैं, तो इनके आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन धन आवेशित होता है, यानी इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। अब अपना जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है। ये हमेशा उदासीन रहता है, न्यूट्रल प्रकृति का होता है। तो ये हमेशा उदासीन रहता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब अपना जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब ये जो चार्ज पाया जाता है, ये चार्ज कितना कितना पाया जाता है? एक बात दोस्तों, अपना जो परमाणु है, इसका नाभिक में प्रोटॉन मौजूद होता है और ये प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश युक्त कण होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, परमाणु का जो नाभिक होता है ये हमेशा पूर्ण रूप से धनावेशित रहता है। तो परमाणु का नाभिक हमेशा पूर्ण रूप से धनावेशित रहता है। अब जो ये प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पे कितनी मात्रा में आवेश पाया जाता है? तो देखिए, आवेश तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कितनी मात्रा में होता है? तो देखिए, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है। अब अपन न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए, न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता, कोई आवेश नहीं पाया जाता। अपना जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, चार्ज तो नेगेटिव होता है, लेकिन मात्रा कितनी? मात्रा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश इलेक्ट्रॉन्स पर पाया जाता है। अब दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है और ऑप्शन में अपने को 1.6 × 10 की पावर 19 की बजाय एक पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिलती हैं, तो वहाँ अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए,
अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। DMRC 17 के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उसमें जो 4 ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन ये था 1.6021 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। अब देखिए अपन द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान मास तो अपना जो प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। और इसी प्रकार अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। अब देखिए देखने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश समान दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये समान नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता जैसे देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब देखिए पॉइंट के बाद में इसमें 6726 है, इसमें पॉइंट के बाद में 6749 है। तो कुछ वैल्यू इसकी बजाय कुछ वैल्यू इसकी ज़्यादा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। वैसे लगभग सेम बराबर सा होता है, लेकिन कुछ मात्रा न्यूट्रॉन की ज़्यादा होती है। अब अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 4 डिजिट में अगर अपन बात करें पॉइंट के बाद तो 9.1093 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। तो कई बार जो ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन में अपने को पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू ना देकर के 4 वैल्यू दे दी जाती है। तो उस कंडीशन में अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए पॉइंट के बाद में 1093 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो द्रव्यमान होता है ये ऑप्शन में अपना जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें kg में ना दे करके ग्राम में दे दिया जाता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ग्राम में भी अपन लोग इसकी बात करते हैं। तो ग्राम में अपना जो प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान की स्थिति ये होती है। अब अपन द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, सर्वाधिक द्रव्यमान किसका होता है, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है। तो द्रव्यमान के क्रम को लेकर के बात करते हैं। तो द्रव्यमान का क्रम, तो देखिए सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उससे कम द्रव्यमान प्रोटॉन का और सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अपना होता है न्यूट्रॉन का, उससे कम द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का, और उससे कम द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना गुना अधिक होता है, इसको लेकर की चर्चा की जाती है। तो देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है।
अब बहुत सारी किताबों में ये मान 1840 भी दे रखा है, 1845 भी दे रखा है, लेकिन वास्तव में ये जो वैल्यू होती है वो 1837 गुना ही होती है। इस बात को मैं आपको सत्यापित करके दिखाऊंगा। देखिए 1837 गुना या फिर ऑप्शन के हिसाब से 40 या 45 गुना अधिक होता है, गुना अधिक होता है, अधिक होता है। तो देखिए अपन इसको सत्यापित करते हैं कि 1837 गुना किस प्रकार से होता है। देखिए अपन लोग जानते हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6749 बटा इंटू 10 की पावर -27 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर 9.1093 गुणा 10 की पावर -31 kg होता है। तो देखिए जब अपन घात से घात कैंसिल करेंगे तो माइनस की 4 घात नीचे बचेगी, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जा करके इस वैल्यू से गुणा करेंगे तो अपना कैलकुलेशन करने पर 1837 वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। ये 1837 वैल्यू किसके बराबर है? m प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1837। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को इससे गुणा करेंगे तो अपना जो फाइनली आएगा वो ये आएगा 1837 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मीन्स क्या हुआ कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। ठीक है, अब अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की गतिशीलता के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए तीनों में सर्वाधिक गतिशीलता किसकी होती है और सबसे कम गतिशीलता किसकी होती है। एक अपना जो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका? सबसे अधिक द्रव्यमान होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का कण होता है, तो सबसे हल्का कण कौन सा होता है? सबसे हल्का कण, तो सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान 1837 गुना या 40 गुना अधिक होता है। अब अपन गतिशीलता की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सर्वाधिक गतिशीलता किसकी होती है। तो देखिए गतिशीलता, दोस्तों गतिशीलता को म्यू से डिनोट किया जाता है, और म्यू बराबर 1/m। इस m का मतलब यहाँ मास से है। तो देखिए सब द्रव्यमान का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का। तो द्रव्यमान तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। अब गतिशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? तो देखिए जिस कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी गतिशीलता सबसे कम होती है। तो यहाँ जो अपना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है तो न्यूट्रॉन की गतिशीलता सबसे कम होती है। न्यूट्रॉन की गतिशीलता क्या रहती है? सबसे कम रहती है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी गतिशीलता सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक गतिशीलता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। सबसे कम गतिशीलता किसकी होती है? न्यूट्रॉन की। और मध्यम गतिशीलता किसकी होती है? प्रोटॉन की होती है। तो ये गतिशीलता इस प्रकार से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, ये बिजली बोर्ड या राजस्थान
बिजली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्न में से सर्वाधिक गतिशीलता होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सर्वाधिक गतिशीलता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। अब अपन लोग इनके परमाणु क्रमांक के बारे में बात करते हैं। परमाणु क्रमांक दोस्तों, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अपना जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक को अपन Z से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होती है। प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होती है। अब अपन कार्बन को लेकर के बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी 6 ही होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होती है। तीसरा अपन सिलिकॉन की बात करते हैं। तो देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 14 ही होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 14 ही होती है। अब अपन कॉपर की बात करते हैं। तो देखिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 29 होती है। अपन जर्मेनियम की बात करें तो देखिए जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। दोस्तों ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, कॉपर, जर्मेनियम, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। तो ये जो तत्व हैं इनके परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए परमाणु जो है साधारण अवस्था में, परमाणु साधारण अवस्था में उदासीन प्रकृति का होता है। साधारण अवस्था में उदासीन रहता है। इसका मतलब साधारण अवस्था में परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब परमाणु साधारण अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और दोनों पर आवेश समान और विपरीत प्रकृति का पाया जाता है। इस पे पॉजिटिव आवेश, इस पे नेगेटिव आवेश, और आवेश की मात्रा भी बराबर होती है, जबकि विपरीत प्रकृति का होता है। और इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होने की कंडीशन में परमाणु हमेशा उदासीन रहता है, आवेश रहित रहता है। अब परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब ये धनावेशित हो जाता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है ये धनावेशित हो जाता है, और इसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब ये ऋण आवेशित हो जाता है, और साधारण अवस्था में ये उदासीन रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान, एटॉम मास। परमाणु द्रव्यमान को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। किसी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं। देखिए सिलिकॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या,
अब ये जो सिलिकॉन है, मान लीजिए इसका परमाणु द्रव्यमान 28 है, परमाणु द्रव्यमान सिलिकॉन का 28 और इसका परमाणु क्रमांक 14 है। तो अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक परमाणु में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 28 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान 28 है, प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबरी होता है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 14 है प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 28 माइनस 14 बराबर 14, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 14 होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसकी गणना करने के लिए यानी कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए 2n² सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि 2n² सूत्र की सहायता से किसी परमाणु के प्रत्येक कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी गणना की जा सकती है। तो देखिए, अपना जो परमाणु होता है, इस परमाणु में कक्षक की संख्या विशेष 7 होती है, लेकिन अपन यहाँ मुख्य तौर पे 4 कक्षक लेते हैं। तो कक्षक K, कक्षक L, कक्षक M, कक्षक N। अब देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र में N का मतलब कक्षकों का क्रम, यानी कि सबसे पहले कक्षक K, नंबर 1 पे कक्षक K, नंबर 2 पर कक्षक L, नंबर 3 पर कक्षक M, नंबर 4 पर कक्षक N। तो K, L, M, N। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए अपन प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2n²। अपना जो K कक्षक है, नाभिक के चारों ओर जो सबसे पहला कक्षक होता है, मान लीजिए ये अपना K कक्षक है, इसके बाद वाला L कक्षक है और इसके बाद में M कक्षक है और उसके बाद में N कक्षक है। तो इस K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K कक्षक में 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो अपना जो K कक्षक होता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से L में 2 × 2 बराबर 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि L जो कक्षक होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। M कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K, L, M, N, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु के जो कक्षक होते हैं, उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए 2n² सूत्र की सहायता लेते हुए अपन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये परमाणु होता है, इस परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक का जो सबसे बाह्यतम कक्ष होता है, जिसको बाह्यतम कोश भी बोल सकते हैं, बाह्यतम कोश भी बोल सकते हैं और इसको संयोजी कक्ष भी बोल सकते हैं, इसको संयोजी कक्ष भी बोल सकते हैं। तो किसी परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है, जिसको संयोजी कक्ष बोलते हैं, और इस कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की चालकता को निर्धारित करती है। तो देखिए किस प्रकार से, जिन पदार्थों के परमाणु के संयोजी कक्ष में संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 होती है वो पदार्थ चालक कहलाते हैं, वो पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कॉपर। जिन परमाणु के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, वो पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। इसी प्रकार से जिन के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है वो पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पेपर, रबड़, लकड़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।